गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम लोग जो है ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो आपके मेंस में, आपके प्रीलिम्स में और आपके इंटरव्यू में काफ़ी मिलता जुलता टॉपिक देखने को मिलेगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। आज है 31 अक्टूबर। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखेंगे कि जो अमेरिका और चाइना के बीच में जो विवाद है, अमेरिका और चाइना के बीच में, ठीक है, उसको देखेंगे हम लोग कि अमेरिका और चाइना ने क्या-क्या समझौता किया है और जो अमेरिका चाइना का जो विवाद था, उसपे भारत को क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है? वो देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर जानेंगे कि चाबहार जो बंदरगाह है ना, वो चर्चा में क्यों आ गया? फिर आप यहाँ पर देखो मैप में, ये है अपना प्यारा भारत और यहाँ पे है चाबहार पोर्ट। इसके कारण जो है ना, भारत पे प्रतिबंध लगाए गए थे अमेरिका के द्वारा, वो भी कवर करेंगे हम लोग। इसका मेंस वाला क्वेश्चन जो है ना, आपका तैयार कर दिया गया है। चाबहार बंदरगाह को लेकर क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, इसका आंसर को फ्रेम कर दिया गया है ताकि आप लोग आसानी से समझ पाइए। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए जो है ना, व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द चाबहार पोर्ट के बारे में भी क्वेश्चन अराइज कर दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे कॉलेजियम सिस्टम देखेंगे हम लोग। क्यों देखेंगे कॉलेजियम सिस्टम को? क्योंकि यहाँ से मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिएगा बीपीएससी का क्वेश्चन जाके प्रीवियस ईयर और यूपीपीसीएस का बहुत सारे कॉलेजियम सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आप देखोगे यहाँ पे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, वो चेंज हो गए हैं। ठीक है, कौन बने हैं उनको देखिएगा। मतलब अभी उत्तराधिकारी चुन लिया गया है। ठीक है, बी आर गवई के बाद यही बनेंगे हमारे। और इनका कौन कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय है वो चीज देखेंगे हम लोग। तो मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कॉलेजियम प्रणाली से आप क्या समझते हैं, या वो है क्या, और इसकी आलोचना वर्तमान में क्यों हो रहा है। मेंस का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। वो आपका इंग्लिश में भी यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया गया है कि व्हाट इज द कॉलेजियम सिस्टम इन इंडिया और व्हाई इट क्रिटिसाइज, इसका आलोचना क्यों किया जा रहा है, वो देख लेंगे हम लोग। इसके बाद देखेंगे कि भारत का जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले क्या हो गया है, कमजोर हुआ है। क्या हुआ है? कमजोर हुआ है। तो इससे जो है ना, भारतीय जो बाजार है, जैसे कि भारत का एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा, वो देखेंगे। क्यों हम लोग देखेंगे? क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है कि जब भारत का रुपया कमजोर होता है डॉलर के मुकाबले, तो भारत का जो एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है उस पर क्या असर पड़ता है। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी कैपिटल है, भारत का जो कैपिटल है दिल्ली, वहां पे वायु प्रदूषण बहुत बड़ा मसला है ना। तो जो वायु प्रदूषण है उससे मनुष्य के स्वास्थ्य पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच जो आर्थिक मोर्चे पर जो उतार चढ़ाव देखा गया ना, तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ और भारत और अमेरिका किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और भविष्य इसका क्या है, वो सारा एंगल यहाँ पर कवर करेंगे। साथ ही चाबहार जो पोर्ट है ना, उसका भी एंगल इसमें शामिल किया गया है। आपसे पूछेगा कि भारत अमेरिका के बीच में क्या विवादित मामले हैं, तो चाबहार पोर्ट के बारे में भी आप चर्चा करोगे। फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे जो है ना, बाजार तंत्र का मतलब हर मसले पे बाजार या पूंजीवाद या कैपिटलिज्म, आप है ना जो विचारधारा है ना, वो हावी हो गया है। कहने का तो है कि आप देखोगे यहाँ पे जैसे गांधी जी का जो है ना प्रिंसिपल क्या था, सिद्धांत क्या था, स्वराज को शोषण मुक्त और न्याय के साथ जो है ना समाज को स्थापित करना। लेकिन धीरे धीरे जो अर्थव्यवस्था है ना, वो पूंजीवाद की तरफ जो है ना मूव करते जा रहा है। आपने एक कोटेशन भी सुना होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये बाजारवाद का जो तंत्र है ना, उस पे सटीक बैठता है। फिर आप देखोगे हाथी के दांत खाने का और दिखाने का जो अलग अलग होता है ना, वो भी यहाँ पे सटीक बैठता है इस एग्जाम्पल में। हम लोग देखेंगे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट भारत पे क्या हुआ, या ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हो, वो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे मेंस में। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है ना यूपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, डिफाइन करना है ग्लोबलाइजेशन को और डिस्कस करना है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, ये सारे एंगल कवर करेंगे। फिर देखेंगे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माफ कीजिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल रेन के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें किस केमिकल का इस्तेमाल होता है
और इससे पर्यावरण और मनुष्य के जो स्वास्थ्य है उस पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारा कवर करेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे कि अमेरिका चाइना के बीच में जो विवाद हुआ था, तो अब जो ना धीरे-धीरे अमेरिका चाइना अपने तनाव को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? फिर आप देखोगे कि भारत और अमेरिका के संबंध पे क्या असर पड़ा? ये सारे एंगल को देख लेंगे थोड़ा-थोड़ा। फिर यहाँ पर देखेंगे कि ट्रंप का जो दावा है ना कि भारत जो है ना रूस से जो क्रूड ऑयल जो खरीद रहा है उसको कम करेगा इस साल के अंत तक। अमेरिका का ये दावा, लेकिन भारत के जो विदेश मंत्री ने क्या कहा है उसको हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मोर्चे पर भारत का क्या रुख है, वो समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। फिर देखेंगे कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है या टेक्नोलॉजी है, उस पे भारत का क्या रुख है, उस पे बातचीत करेंगे। लास्ट में मैप हम लोग देख लेंगे। मैप में आज हम लोग देखेंगे कि यूक्रेन का जो कैपिटल है क्यू, आप यहाँ देख रहे हैं ना? और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सारा चीज़ हम लोग कवर करते हैं। आइए फटाफट देखेंगे हम लोग और बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा कंटेंट, हमारा प्रयास, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है? चलिए। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर लगेगा कि प्रश्न आपका उचित है, तो उसका रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है? और ये पीडीएफ के लिए कैसे मिलेगा आपको, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अमेरिका चाइना के बीच में जो विवादित मुद्दा था, पता है ना क्या चीज़ को लेकर विवादित मुद्दा था? तो याद रखिएगा, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर विवादित था। एआई को लेकर जो कंपटीशन देखने को मिल रहा है माफ़ कीजिएगा, अमेरिका और चाइना के बीच में। फिर आप देखोगे यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स हो गया, एआई को लेकर। फिर फेंटालिन, फेंटालिन जो है ना एक मेडिसिन है, उसके कारण भी जो है ना विवाद देखने को मिला था या उतार-चढ़ाव देखने को मिला था भारत और माफ़ कीजिएगा अमेरिका और चाइना के बीच में, ठीक? चलिए, तभी विवाद हुआ क्या? अमेरिका जो है ना चाइना को बार-बार धमकी दिया कि हम टैरिफ लगा देंगे आप पे, ओके 100% का टैरिफ लगा देंगे। तो फिर इन्होंने भी एक्शन लिया कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स का जो एक्सपोर्ट है ना, हम रोक देंगे और इन्होंने रोका। लेकिन अमेरिका को भी झटका लगा ना, ऐसा थोड़ी ना है कि अमेरिका अपनी शर्तों पर सभी देशों के साथ मनमाना व्यवहार करेगा, बिल्कुल नहीं। भारत के साथ मजबूरी है क्योंकि भारत जो है ना अन्य देशों पर निर्भर है। जैसे कि रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर चाइना पे निर्भर है। अब देखो अमेरिका पे भी जो है ना मार्केट को लेकर जो है यहाँ पे निर्भर है, तो भारत को यहाँ पे समझौता करना पड़ता है। लेकिन चाइना जो है ना 2 महाशक्ति है, एक अमेरिका और चाइना। तो ये जो है ना एक-दूसरे के सामने झुकेगा नहीं, क्लियर है? तो इन्होंने जब टैरिफ का धमकी दिया तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम रेयर अर्थ मिनरल का जो एक्सपोर्ट है ना, उस पे बैन कर देंगे, उसको रोक लगा देंगे और इन्होंने किया। तो इससे यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स मिलना बंद हो गया, जो कि आपको पता है ना, जो हाई टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स का यूज़ होता है। क्लियर है? चलिए, ये हो गया। समझौता में क्या बातचीत हुआ? इन्होंने कहा कि ठीक है, जो टैरिफ को लेकर जो विवाद था, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि आप जो निर्यात पे रोक लगाए हो ना, उसको बंद कर दो। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम नहीं लगाएँगे निर्यात और एक्सपोर्ट करेंगे। साथ ही इन्होंने भी कहा कि ठीक है, हम आपका सोयाबीन को खरीदेंगे, सोयाबीन। क्लियर है? चलिए। और चाबहार जो बंदरगाह है ना, इसके कारण भारत पे जो है ना प्रतिबंध लगाया गया अमेरिका के द्वारा। क्यों? क्योंकि चाबहार जो ऑपरेट कर रहा है, जैसे कि ईरान हो गया, भारत हो गया, इन देशों पे प्रतिबंध लगाए गए। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियर एनर्जी के कारण। क्योंकि ईरान जो है ना, अब वो क्या कर रहा था, ईरान जो है ना न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था या उस पे काम कर रहा था। इस कारण से चाबहार बंदरगाह के कारण जो प्रतिबंध लगा दिया गया ईरान पे, इसका इम्पैक्ट भारत पे भी देखने को मिला। हालाँकि 6 महीना का छूट मिला हुआ है। ऐसा जो है हमारे जो स्पोक पर्सन है फॉरेन मिनिस्टर के, उन्होंने कहा है। फिर यहाँ पर देखिए, चाबहार का लोकेशन याद रखिएगा। ये अपना प्यारा भारत है और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना, नॉर्थ वाला इलाका है भारत का। और ये अफ़गानिस्तान से होते हुए चाबहार जो पोर्ट है ना, वहाँ पर पहुँचेंगे। तो भारत को फ़ायदा क्या होगा चाबहार से? जब चाबहार का एक्सेस भारत को मिलेगा ना, तो भारत अफ़गानिस्तान के साथ-साथ जो मिडल एशिया है, ठीक है? मिडल एशिया है ना, वहाँ तक पहुँच जो है ना, भारत का सुनिश्चित होगा। साथ ही यूरोप तक भारत पहुँच जाएगा। तो भारत को बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा, ठीक है? सॉरी थोड़ा-सा कॉल आ गया था। चलिए।
तो ये था चाबहार का लोकेशन और ये कहाँ पे है? ईरान पे है, ध्यान रखिएगा। उसके बताइए मेंस का क्वेश्चन कि भारत के लिए चाबहार बंदरगाह जो है ना परियोजना क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है भारत को। तो देखिए चाबहार बंदरगाह जो है ना भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक, ठीक है, पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए सीधा एक्सेस मिल जाएगा किसको? भारत को। और एक तो भारत भारत का जो क्षेत्रीय संपर्क जो नीति है ना उसको मजबूती मिलेगा। साथ ही चीन का जो गवादर जो बंदरगाह है जो पाकिस्तान में बनाया हुआ है चीन, उसका काउंटर करेगा, उसको संतुलन करेगा। क्लियर है? और साथ ही व्यापार और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा। ये है इंपॉर्टेंस। जब इंपॉर्टेंस पूछेगा ना तो ये चीज आपको लिखना है मेंस में। क्लियर है? टू द पॉइंट लिखना है, ज्यादा इधर उधर की बातें आपको नहीं करना है। लेकिन कुछ चैलेंजेस है जैसे कि अमेरिका के द्वारा के जो है ना प्रतिबंध लगा दिया गया है, वो चुनौती है। साथ ही आप देखोगे ना ईरान में जो राजनीतिक जो अस्थिरता है वो भी चैलेंजेस क्रिएट करता है। सेम इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप देखोगे कि इंपॉर्टेंस के बारे में आपको चर्चा करना है, साथ ही जो क्या चैलेंजेस है वो भारत को दिखाना है। तो चाबहार पोर्ट जो है ना ईरान में है, ठीक है, आप समझ रहे हैं यहाँ पे। और ये एक्सेस देगा किसको? अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया। भारत की पहुंच यहाँ तक बढ़ेगा बाईपास करके किसको? पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए। फिर यहाँ पे जो है ना और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो चैलेंजेस है, मेजर जो चैलेंजेस है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो यूएस जो है ना सैंक्शन जो लगाया हुआ है उसके कारण चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है कहाँ? ईरान में, वो एक मेजर चैलेंजेस है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे जो सीजीआई हैं हमारे जो है ना नेक्स्ट कौन होंगे? ये होंगे न्यायमूर्ति सूर्यकांत। कितने नंबर के होंगे? 53 नंबर के होंगे, 53वां नंबर के ये होंगे। ये रैंकिंग याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में ना ये वाला पूछ लेता है, तो बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं, इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अब जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा ना इसी प्रकार के फैक्ट जो है ना पूछे गए हैं। ओके, फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इनका जो महत्वपूर्ण फैसला है ना आर्टिकल 370 है जो निरस्त किया गया, जिसको हम लोग कल भी देखे थे ना। आर्टिकल 370 का जो इम्पैक्ट है वो जम्मू कश्मीर पर क्या देखने को मिला है? तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, टूरिस्ट बढ़ा है, बहुत कुछ देखने को मिला वहां पे। फिर आप देखोगे यहाँ पे जो बिहार में मतदाता जो सूची में संशोधन हुआ SIR, उसको लेकर इन्होंने निर्णय दिया है। फिर आप देखोगे जो पेगासस स्पाइसवेयर है, स्पाईवेयर पेगासस जो इसराइल का था, याद है पेगासस? ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था कि हाल के दिनों में जो चर्चा में रहा पेगासस वायरस है ना किस देश के से संबंधित था? तो ये इजराइल से था, ध्यान रखिएगा। और लैंगिक समानता पर इन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। कुल मिलाकर यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है कॉलेजियम प्रणाली। अब जाके बीपीएससी का 70 वाला क्वेश्चन देखिएगा मेंस का, बीपीएससी का 70 मेंस क्वेश्चन जाके देखिएगा, वहां पे कॉलेजियम प्रणाली के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो आपको अगर फैक्ट पते होंगे अगर और आप न्यूज पे अच्छे पकड़ रखते होंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना आप छोड़ नहीं पाओगे। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉलेजियम सिस्टम से आप क्या समझते हैं या है क्या, उसकी आलोचना क्यों हो रहा है। अब देखो ना भारत में जो उच्चतम न्यायालय है या हाईकोर्ट है वहां पे जजों का जो अपॉइंटमेंट होता है या ट्रांसफर होता है वो सिफारिश कौन करता है? कॉलेजियम प्रणाली। हालांकि तो राष्ट्रपति ही करते हैं ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट, लेकिन जो नाम का सिफारिश करके भेजता है वो कॉलेजियम प्रणाली ही भेजता है। और ये जो कॉलेजियम प्रणाली है ना इसका संविधान में चर्चा नहीं है, याद रखिएगा। इसको जो है ना जो न्यायिक व्यवस्था है ना मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है ना उसके द्वारा इसको निर्मित किया गया है, ध्यान रखिएगा ये भी, क्योंकि आने वाले एग्जाम में पूछेगा कि कॉलेजियम जो प्रणाली है क्या उसका संविधान में मेंशन है? तो बिल्कुल नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसकी आलोचना क्यों हो रहा? क्योंकि पारदर्शिता की कमी, जवाबदेहिता की अभाव और भाई भतीजा मतलब नेपोटिज्म का यहाँ पर असर देखने को मिलता है। यही जो है ना, अच्छा एक शब्द आपने सुना होगा ब्लैक सिंड्रोम, सुना है ना? और व्हाइट सिंड्रोम क्या है? देखिए ब्लैक सिंड्रोम जो है ना आप देखोगे कि जो कोर्ट कोर्ट से जुड़ा हुआ है, कोर्ट कहने का मतलब आप कोर्ट में जाओगे ना तो वहां पे ब्लैक सिंड्रोम का लक्षण देखने को मिलेगा। और व्हाइट सिंड्रोम जो है ना आपको देखने को मिलेगा हॉस्पिटल वगैरह में। देखते हैं ना जैसे हॉस्पिटल में आप जाइएगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो उसी लक्षण को व्हाइट सिंड्रोम कहते हैं। और ब्लैक सिंड्रोम जब कोर्ट वगैरह में आप जाओगे ना तो वहां पर आपको जो एक डर मिलेगा, डर देखने को मिलता है, ठीक है, एक भय या अजीब सा आपको फीलिंग होगा, उसको ब्लैक सिंड्रोम कहा गया है। ये चर्चा हमारे जो प्रेसिडेंट है ना उनके द्वारा किया गया था कुछ महीना पहले, ध्यान रखिएगा। फिर बात करेंगे यहाँ पे व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम इन इंडिया, व्हाई इट
क्रिटिसाइज, क्यों आलोचना हो रहा है? तो कॉलेजियम सिस्टम इज अ जुडिशियल मैकेनिज्म है, और आपको पता है ना, अपॉइंटिंग और ट्रांसफरिंग जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। इट इन्वॉल्व मतलब बना कैसे, थ्रू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, नॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन और लेजिस्लेशन। आया समझ में? आने वाला एग्जाम में इसी फैक्ट को, इसी पॉइंट को ध्यान में रखकर क्वेश्चन फ्रेम कर देगा। तो अगर आप लोग बेसिक जानकारी नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन फिर कैसे सॉल्व करेंगे? क्लियर है? इसका क्रिटिसाइज क्यों हो रहा है? क्योंकि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद यहाँ पर देखने को मिलता है। एक सर्वे आया था कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो एक सीमित फैमिलीज के बैकग्राउंड से ही आते हैं वो लोग, यहाँ पर नेपोटिज्म देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर देखिए, भारत का जो रुपया है ना, वो 48 पैसा जो है ना कमजोर हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट एक्सपोर्ट पर क्या होगा? आपको बता दें, जब भारत का रुपया कमजोर होता है ना, तो भारत का जो एक्सपोर्ट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया है, जाके देखिएगा प्रीलिम्स का क्वेश्चन, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, थोड़ा बने रहिएगा, फिर इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन को डील करेंगे। फिर यहाँ पर बात करेंगे, जो राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, वहां पे वायु की जो गुणवत्ता है ना काफी खराब होता जा रहा है। तो इसका जो मानव जो स्वास्थ्य है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन मेंस में पूछता है। तो आंखों का जलन, फिर खांसी से संबंधित शिकायत, जो सांस संबंधी प्रॉब्लम है वो देखने को मिलेगा, और गंभीर स्वास्थ्य जोखिम देखने को मिलेगा। जो बुजुर्ग लोग हैं ना, उनको अस्थमा का काफी प्रॉब्लम होता है, तो वैसा जो पेशेंट होते हैं ना, उनको काफी जो है ना मशक्कत झेलना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ पर यह भी बताया गया है कि पीएम जो पर्टिकुलर मैटर है 2.5, इसकी सांद्रता कंसंट्रेशन बढ़ा है, और इसमें सबसे अधिक जो योगदान है ना, ये है गाड़ियों के चलने से जो धुएं निकलते हैं, और उससे जो ना पीएम 2.5 की सांद्रता बढ़ रहा है, ये जो है ना बताया गया है इस कंटेंट में। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि भारत और अमेरिका जो व्यापार समझौता कर रहा है, ठीक है, क्यों क्यों चर्चा में है? इसलिए चर्चा में है क्योंकि भारत और अमेरिका का जो संबंध है काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला, काफी तनाव देखने को मिला। मुद्दा आपको पता ही है, हम लोग बार बार जिक्र करते हैं, H1B वीजा को लेकर, टैरिफ को लेकर, फिर आप देखोगे आतंकवाद के मुद्दे को लेकर, पाकिस्तान मुद्दे को लेकर, आप देखोगे चाबहार मुद्दे को लेकर जो है ना तनाव देखने को मिला। हालांकि भारत जो है ना जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं ले रहा है, जैसे कि यहाँ पे अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, वो जो ना जल्दबाजी में काफी फैसले ले रहे हैं, और उनको फिर संशोधन करना पड़ रहा है। तो इससे जो भारत जो छवि है अमेरिका का, वो धूमिल होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे कि भारत और अमेरिका का जो व्यापार समझौता जो चल रहा है ना, आ, वो ये कि बार बार अमेरिका भारत पे दबाव बना रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत जो है ना अमेरिका के शर्तों पर ट्रेड करे। अमेरिका चाहता है कि भारत की शर्तों को माने, लेकिन भारत झुकेगा नहीं, क्योंकि भारत ने साफ कहा है कि हम नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं, और इसके लिए चाहे हमको किसी भी देश के साथ एनर्जी को इंपोर्ट करना पड़े या समझौता करना पड़े, हम करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर बात किया गया है चाबहार पोर्ट को बारे में, क्योंकि आपको पता ना कि न्यूक्लियर जो है टेस्ट करने को लेकर जो है ईरान पे प्रतिबंध लगाए गए हैं, और भारत भी जो है ना चाबहार प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो इस पे भी आर्थिक सैंक्शन देखने को मिला। हालांकि इनको छूट दिया गया है भारत को 6 महीना के लिए। फिर आप देखोगे यहाँ पे कि चाबहार प्रोजेक्ट से भारत को क्या फायदा होगा, तो मिडिल एशिया में भारत का एक्सेस बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, भारत के एनर्जी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ेगा, भारत अपने प्रोडक्ट को यूरोप तक भी जाके बेच सकता है बिना पाकिस्तान की सहायता के। आप देखोगे यहाँ पे, हाँ, इससे क्या होगा ना, ईरान के साथ साथ रूस को भी लाभ मिलेगा। भारत को लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही ईरान और रूस को भी लाभ मिलेगा। तो जब आपसे पूछेगा ना कि चाबहार प्रोजेक्ट का जो है इंपॉर्टेंस भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए, आपको यही सब चीज लिखना है, भारत के फेवर में बात करना है, और चैलेंजेस के बारे में हम लोग देखें। फिर यहाँ पर बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में, यहाँ पर बात करेंगे बाजार तंत्र के बारे में। सबसे पहला याद रखिए ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जो कहावत है ये सटीक बैठता है, क्योंकि अब पूरा का पूरा जो देश है ना वो कैपिटलिज्म होते जा रहा है, पूंजीवाद होते जा रहा है धीरे धीरे। कहने का मतलब कि जितना भी फैक्टर है ना वो बाजार के अधीन काम कर रहा है, चाहे वो सत्ता का बात हो, चाहे वो अदर फैक्टर की बात हो। कुल मिलाकर यहाँ पर बात किया जाए, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे, जैसे चाइना, रसिया, कोरिया, यहाँ पे जो है ना अ, समाजवाद के बारे में बात करता है, ठीक है, उस सिद्धांत को फॉलो करता है कौन, चाइना, रसिया, कोरिया। लेकिन धीरे धीरे ये भी जब WTO का मेंबर बना ना, तो ये भी कैपिटलिज्म की तरफ क्या करने लगा,
मूव करने लगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। आपको बता दें जो समाजवाद के सबसे बड़े जो विचारक थे, या कह लीजिए कि पूंजीवाद के जो विरोधी, जो विरोधाभास विचारधारा रखने वाले जो लोग थे, इनका नाम याद रखिएगा। मार्क्सवाद, है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। मार्क्स जो थे, लेनिन थे, जो कैपिटलिज्म का क्या करते थे, विरोध करते थे। कैपिटलिज्म कहने का मतलब क्या हो गया, जो संसाधन है, जो रिसोर्स है ना, वो केंद्रीकृत होता जा रहा है, किसी एक ग्रुप के हाथ में जो है ना टिकता जा रहा है, जो कि सही नहीं है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जो गांधी जी का जो विचारधारा था, ग्राम स्वराज का, शोषण मुक्त समाज का, न्याय के साथ शासन का, वो भी धूमिल होते जा रहा है। तो ऐसे में भारत को भी जो है ना गांधी जी की विचारधारा को अपनाने की जरूरत है, और उनको जो है ना जमीनी स्तर पे उतारने की जरूरत है। जब ये आर्टिकल पढ़ेगा तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ग्लोबलाइजेशन को लेकर, ये पूछेगा कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं और भारतीय इकोनॉमी पे या अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ा, सकारात्मक और नकारात्मक, सारे एंगल को कवर करना है यहाँ पे। कुल मिलाकर आपको बता दें, एलपीजी का आपने नाम सुना है ना, जब भारत जो है सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म किया था 1991 में, याद है ना? उस समय की जो सरकार थी, नरसिम्हा राव सरकार, याद है? आप लोग को याद होगा ही, ठीक है। चलिए, तो वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या होता है कि देश के बीच में आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी जुड़ाव को वैश्वीकरण कहा जाता है। और भारत ने 1991 में आर्थिक सुधार के बाद काफी तेजी से देखने को मिला। इसका फायदा क्या हुआ भारत को? देखिए, भारत को जो है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिला, फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देखने को मिला, फिर भारत के एक्सपोर्ट में वृद्धि देखने को मिला, फिर रोजगार जनरेट हुआ। ये सब पॉजिटिव इम्पैक्ट है। साथ ही आईटी और फार्मा जैसे क्षेत्रों को एक जो है ना बाजार मिला। ये सब पॉजिटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर बात करें यहाँ पे, तो असमानता, जो हमारे एमएसएमई सेक्टर है, वो उस पे नकारात्मक असर देखने को मिला। फिर जो हमारी जो सांस्कृतिक है, उसकी एकरूपता देखने को मिला। वैश्विक आर्थिक संकटों का सामना देखने को मिला। क्लियर है? और आज देखें ना कि भारत अब क्या कर रहा है कि किसी भी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। जैसे कि अमेरिका, जैसे जैसे भारत जो है ना अमेरिका पे ट्रस्ट बढ़ाता गया, ठीक है, अमेरिका पे भरोसा करता गया, अमेरिका ने भारत को झटका दिया। हालांकि झटका अमेरिका को भी लगा, लेकिन भारत समझ गया है कि अपनी जो विदेश नीति है ना, वो किसी एक देश पर निर्भर होना सही नहीं है, नहीं तो लोग उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। इसलिए भारत जो है ना आसियान कंट्री के साथ जो एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। आने दीजिए, आर्टिकल जब आएगा ना तो एफटीए के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, आसियान के बारे में। भारत बोल रहा है कि जो आसियान के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसको फिर से क्या करने की जरूरत है, रिव्यू करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आसियान जो है ना चैलेंजेस क्रिएट कर दे रहा है। क्योंकि आसियान के साथ जो है ना, आप देखोगे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसमें जो है चाइना भी इन्वॉल्व है। और आसियान क्या कर रहा है, जो कंट्री वाले जो मेंबर हैं, वो चाइना के प्रोडक्ट को भारत भेज रहा है। इससे क्या हो रहा है कि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है आसियान के साथ, वो बढ़ता चला जा रहा है, जो कि भारत के लिए काफी कंसर्न है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट। बस सिंपल में, ज्यादा आपको चीजों को बड़ा करके नहीं देखना है, बस चीजों को सिंपल करके देखिए, मजा आ जाएगा। लोग जो है ना इधर उधर की कहानियां पढ़ने लगेंगे। आप सीधा ग्लोबलाइजेशन पे आ जाइए, क्वेश्चन आपका यहीं से फ्रेम होगा। अगर यकीन नहीं होता, जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। जब ये सारे टॉपिक जो न्यूज में रहते हैं ना, तो सीधा पूछता है ग्लोबलाइजेशन को लेकर। तो ग्लोबलाइजेशन रिफर टू द इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेड ऑफ इकोनॉमी, कल्चर, सोसाइटी अक्रॉस द बॉर्डर। ठीक है, इन इंडिया जो है ना मोमेंटम पोस्ट 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म को क्या किया था, अपनाया था। पॉजिटिव इम्पैक्ट की अगर बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हुआ है। आप देखोगे एक्सपोर्ट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। इसके बाद जो मार्केट है भारत का आईटी सेक्टर या फार्मा सेक्टर को, वो बढ़ा है। फिर नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इनइक्वालिटी, यहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्री पे जो प्रेशर है, कल्चरल पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, वो चीज़ देखने को मिला। अब आइए आर्टिफिशियल रेन के बारे में। इसका पर्यावरण और मानव पे क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है नकारात्मक रूप से? तो यहाँ पे आईटी के जो डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बस ध्यान रखिएगा, जब आपसे पूछेगा कि आर्टिफिशियल रेन से आप क्या समझते हो, इसमें किस केमिकल का इस्तेमाल होता है, क्या ये हमारे पर्यावरण या मानव के लिए हानिकारक है, तो इनका आप कोटेशन देके आप आंसर को क्या करोगे, कंप्लीट करोगे। आपको बताते चले
आर्टिफिशियल जो रेन है ना, ये ये उन्हीं क्षेत्रों में लागू किया जाता है जहाँ पे वायु पॉल्यूशन हो, सूखा हो, ठीक है? उन तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए आर्टिफिशियल रेन पे विचार किया जाता है। कुल मिलाकर आपको बता दें, तो यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल होता है और जो ड्राई आइस है, ड्राई CO2 उसका भी इस्तेमाल होता है। और इसके लिए कुछ कंडीशन होता है, जैसे कि आपको 4000 से 5000 फीट पर आपको ये जो ना एक्टिविटी करना होगा। साथ ही आपको बताया कि जो केमिकल होता है, जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका काम क्या होता है कि जो जो एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी होता है, ठीक है? उसको कलेक्ट करना और कलेक्ट करके वो ज़मीन पे जब गिरेगा ग्रेविटी के कारण, उसी को आर्टिफिशियल रेन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखेंगे कि अमेरिका चीन के बीच में जो समझौता हो रहा है, वो किन मुद्दों को लेकर हो रहा है? तो देखिए, इंडस्ट्री को लेकर या एआई को लेकर, आप देखो टिकटॉक को लेकर, और रसिया यूक्रेन का जो वार है, उसका इम्पैक्ट दोनों देशों पे पड़ा है। तो उससे निपटने के लिए भारत और चाइना जो है ना, आपस में समझौता कर रहे हैं। जो विवादित मुद्दा है फेंटालिन को लेकर था, जो अभी हम लोग चर्चा किए थे। उसके बाद टिकटॉक को लेकर है। फिर आपको बता दें, जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, उसको लेकर जो यहाँ पे विवाद है। अभी चर्चा में चल रहा है G2, ठीक है? G2 क्या है? और आपने G7 का नाम सुना होगा, जो महाशक्ति वाला देश है, और G20 का नाम सुना होगा, जो बड़े-बड़े इंडस्ट्री वाले कंट्री हैं। इसका ग्रुप को G20 कहते हैं या G7 कहते हैं ना? उसी प्रकार G2 जो है ना, आपसे पूछेगा कि चर्चा में रहा G2 किसको संदर्भ करता है? तो अमेरिका और चाइना को, याद रखिएगा G2। 2 बड़े शक्ति का जो है ना, ये ग्रुप है G2। यहाँ पर ये चीज़ मेंशन किया हुआ है। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं? अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए, फिर यहाँ पर देखिए, ट्रम्प का दावा भारत रूस से तेल आयात कम करेगा। अभी आपने देखा ना कि एक तो ऑपरेशन जो सिंदूर था, या ऑपरेशन सिंदूर का जो क्रेडिट है वो अमेरिका लेना चाहता था। आप देखोगे कि अमेरिका अपनी शर्तों पर भारत पे दबाव बना रहा था ट्रेड करने को लेकर, था ना? अभी आप देखो कि रसिया से जो भारत जो तेल खरीद रहा है, ठीक है? उसको कम करने को लेकर भारत पे दबाव बना रहा है अमेरिका। ऐसा क्यों कर रहा है अमेरिका? इसके पीछे वजह पता है आपको? आपने देखा था कि ये डिमांड कर रहे थे कि हमको नोबेल प्राइज़ मिले, और भारत का समर्थन चाहता था अमेरिका। भारत ने इसको जो है ना, खंडन किया और समर्थन नहीं किया। दूसरा आपको बता दें यहाँ पे, और ये हो गया। दूसरा क्या है कि अमेरिका जो है ना, अपने एग्रो प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भारत के मार्केट में बेचना चाहता है। तो इसलिए जो है ना, रसिया ऑयल को लेकर भारत पे दबाव बनाया, ठीक? इस कारण से जो है ना, भारत और अमेरिका का संबंध जो है ना, तनाव देखने को मिला। फिर यहाँ पर भारत ने साफ-साफ कहा है, विदेश मंत्रालय की जो स्पोक पर्सन है, कि भारत तेल और गैस का महत्वपूर्ण आयातक देश है, और भारत को जब भी ज़रूरत पड़ेगा, वो किसी भी देश से इम्पोर्ट करेगा, और भारत किसी के तीसरे देश के दबाव में आकर कोई भी नीति निर्माण नहीं करता है। भारत का स्पष्ट रुख है यहाँ पे। यहाँ पर देखेंगे कि पाकिस्तान और जो अफ़गान या अफ़गानिस्तान को लेकर जो विवादित हैं, जो युद्ध देखने को मिल रहा है, तनाव देखने को मिल रहा है, भारत का क्या रुख है? तो भारत ने स्पष्ट कहा है कि अफ़गानिस्तान हमारा मित्र है, और उसकी संप्रभुता, उसकी क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए हमें जो प्रयास करने होंगे, हम भरसक करेंगे। देख लीजिए, भारत का स्टैंड अफ़गानिस्तान के साथ है। फिर यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर बता दें, यहाँ पे भारत को अफ़गानिस्तान से क्या चाहिए और अफ़गानिस्तान को भारत से क्या चाहिए, वो समझ लीजिए। अफ़गानिस्तान को भारत से चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहिए। फिर क्या चाहिए? जो ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे कि एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, वीज़ा को लेकर, सब चाहिए अफ़गानिस्तान को, और भारत देगा। भारत बोला कि आपको जो चाहिए हम देंगे। लेकिन भारत के भी कुछ हित है। भारत चाहता है अफ़गानिस्तान से कि उसकी जो ज़मीन है, उसकी जो धरती है, उसका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए ना हो। बस भारत यही चाहता है। भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी है, उसको झटका ना पहुँचाए पाकिस्तान। क्लियर है? ये दोनों जो देश है ना, आपस में मिल गए हैं। क्लियर है? चलिए, इस एंगल को याद रखिएगा। एग्जामिनर या बोर्ड मेंबर जब इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा ना, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे कि जो एटम, न्यूक्लियर जो एनर्जी है, उस पे भारत का रुख क्या है?
यहाँ पर बता दें, यूनो में अभी एक जो है ना मीटिंग चल रहा है, तो वहाँ पे भारत ने साफ-साफ कहा है कि जो रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट है या न्यूक्लियर एनर्जी है, भारत उसका समर्थन करता है। कब? जब वो शांतिपूर्ण उपयोग के लिए हो तब। युद्ध के लिए भारत कभी भी न्यूक्लियर एनर्जी का सपोर्ट नहीं करता है। भारत के पास भी न्यूक्लियर एनर्जी है, लेकिन भारत ने क्या कहा कि हम कभी भी फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? कभी भी हम पहले, मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, तो भारत कभी भी पहले पाकिस्तान पे हमला नहीं करेगा परमाणु को लेकर। लेकिन अगर पाकिस्तान ने कुछ उल्टा-पुल्टा हरकत किया, तो भारत फिर छोड़ेगा भी नहीं। क्लियर है? ये भारत का स्टैंड है। यहाँ पर देखिए कि जैसे कि आप बिजली उत्पादित करना चाहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी से, बिल्कुल कीजिए, भारत समर्थन करता है। और भारत जो ये संस्था है IAEA, कहाँ गया? यहाँ पर मैंने टिक गया था। यहाँ पर जो है देखिए ये वाला, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अगर शांतिपूर्ण उपयोग के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करता है या उसकी जो परमिशन देता है, तो भारत जो है ना स्वागत करेगा इन कदमों का। अब आइए मैप को लेकर, यूक्रेन और रशिया चल रहा है, सब जान रहे हैं। आप देखे होंगे कि यूक्रेन किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है, सब कुछ। लेकिन यूक्रेन का जो कैपिटल है वो है कीव, और ये किस नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिया है, यूपीपीसीएस में, याद रखिएगा। इसके बाद देख लीजिए, जो यहाँ पे मेडिटेरियन सी है ना? मेडिटेरियन सी से नीचे वाला ना। अब आइए, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान चर्चा में चल रहा है, भारत का रुख भी आपने देखा। ईरान को लेकर भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि चाबहार पोर्ट है यहाँ पे, वो चर्चा में आ गया। तो सारा जो है ना, आपको यहीं पर घूमना है। अगर ये सब मैप को आप अच्छे से स्टडी कर लिए ना, तो जो 4-5 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है मैप को लेकर, आपका छूटेगा नहीं और अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ये जो मेडिटेरियन सी है और एक रेड सी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है? वो जो कनेक्ट करता है ना, वो सुएज़ नहर है। और ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया अभी यूपीपीसीएस में, ध्यान रखिएगा। ये तमाम फैक्ट को हम लोग डिस्कस किए हैं, और ये पीडीएफ चाहते हैं, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 25-26 और लगभग 40 लोगों का रिक्वेस्ट आया है, लेकिन वो जो है ना, जो एक प्रक्रिया है उसको फॉलो करना होगा, तभी आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और इसका फ़ायदा आपको बता दें क्या होगा ये पीडीएफ का, जिनके पास समय बहुत कम होता है, जो वर्किंग प्रोफेशनल लोग हैं, उनको ये पीडीएफ बहुत हेल्प करेगा। उनको हर मुद्दे पर जो है ना एक समझ विकसित हो जाएगा, और चीज़ों को कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, किस फैक्ट को ज़्यादा फोकस करना है, भारत का क्या स्पष्ट रुख है, ये सब चीज़ आप सीख पाइएगा। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद। और अगर आपको थोड़ा-सा भी अच्छा लगता है ना, तो अपना जो है यहाँ पे कमेंट करेंगे। आप यहाँ पे बताएँगे कि ये चैनल आपको कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या इसमें कुछ रिफॉर्म करने की ज़रूरत है? धन्यवाद।